हेलो बच्चों, यूपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट आप सभी के समक्ष बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर पुनः उपस्थित है। और इससे पिछले वाले वीडियोज में हम लोगों ने 131 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और कुछ और प्रमुख क्वेश्चंस को अभी हम लोग का सॉल्व करना बाकी है। जितने भी प्राइम क्वेश्चंस हैं उन सभी को विद्यापीठ आप सभी के समक्ष एनालाइज करेगा, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपका पर्पस मैक्सिमम सॉल्व होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज का क्वेश्चन नंबर 132 पूछ रहा है कि फेफड़ा में अत्यधिक धूल कण के जमाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है। जब लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे जम जाते हैं तो कौन सा डिजीज का शिकार व्यक्ति होता है। ऑप्शन पहला है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है सिलिकोसिस, तीसरा है एस्बेस्टोसिस और चौथा है ब्लैक लंग डिजीज। एक्चुअली क्या है कि हम लोग वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जहां से हमारे एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बने। जैसे सबसे पहले ये समझे कि सभी लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ा से रिलेटेड डिजीज है, तो सबके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है यह ब्रोंकियोल्स, जो हम सभी जानते हैं कि श्वास नली जो ट्रैकिया है ये आगे जा करके ब्रोंकियोल्स में चेंज होता है, डिवाइड हो जाता है और उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सिलिकोसिस जो होता है अनडाउटेबली इसका आंसर सिलिकोसिस होगा, इसीलिए कि अत्यधिक मात्रा में जब फेफड़ा में धूल कण का जमाव हो तो निश्चित रूप से सिलिकोसिस नामक डिजीज होता है। और एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में एस्बेस्टोसिस नामक डिजीज होता है। और ब्लैक लंग डिजीज, जो कोयला उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं उनमें ब्लैक लंग डिजीज होता है। तो ये सभी लंग से रिलेटेड डिजीजेस हैं और सबके काउजेस अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में सुमेलित युग्म, मैच्ड युग्म पेयर की पहचान कीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्लड में 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो तीनों का वैज्ञानिक नाम या मूल नाम अलग अलग है। आरबीसी का मूल नाम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी का मूल नाम ल्यूकोसाइट्स है और प्लेटलेट्स का मूल नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। हेंस ये सभी मैच्ड है, सभी सुमेलित हैं, तो आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 134। ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नांकित में किसके द्वारा हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदी एंटीकोगुलेंट रसायन का स्रावन सेक्रेशन होता है। एक्चुअली ये पूछ रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड जब बॉडी में कहीं छिल गया या कट गया तो ब्लड बाहर आता है, और ब्लड जब बाहर आता है तो ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं करता है, तो प्रकृति द्वारा या गॉड द्वारा शरीर के अंदर एक ऐसा विशेष प्रकार के रसायन के निर्माण की व्यवस्था की गई है जो प्रतिस्कंदी पदार्थ यानी रक्त को जमने नहीं देता, रक्त के जमने के विरुद्ध कार्य करता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बॉडी में किसके द्वारा हिपैरिन, यहाँ सबसे पहला यहाँ 2 सवाल होगा। पहला कि बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल एंटी कोगुलेंट का फंक्शन करता है यानी ब्लड को जमने से रोकता है। तो वहाँ जितने भी ऑप्शंस होंगे उनमें हमारा आंसर होगा हिपैरिन। और दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि हिपैरिन को कौन सेक्रेट करता है। ऑप्शंस हैं लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पिछले वाले वीडियोज में कि डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से 4 प्रकार हैं लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। और
और इनमें वह कौन सा प्रकार है जो हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदी पदार्थ को सेक्रेट करता है, जिसके चलते ब्लड बॉडी के अंदर या वेसल्स में नहीं जमता। तो इसका आंसर होगा बच्चे लोग बैसोफिल। सबके अपने अपने फंक्शंस हैं और बैसोफिल द्वारा हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट केमिकल को सेक्रेट किया जाता है, जिसके चलते ब्लड बॉडी के अंदर वेसल्स में नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह के पॉजिटिव तथा नेगेटिव होने का आधार क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी एंड ओ, हम सभी जानते हैं। तो ब्लड को जो ग्रुप में बांटा गया है, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ब्लड को ग्रुप में बांटा गया है, और ब्लड को जो ग्रुप में बांटा गया है तो उसका आधार होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब जैसे किसी भी व्यक्ति के ब्लड में अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी हो तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए हो तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड के ग्रुप का निर्धारण किया गया है, रक्त के समूह का निर्धारण किया गया है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया गया है रेसस फैक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेसस फैक्टर के बारे में लैंडस्टीनर ने ही बताया था। रेसस प्रजाति के बंदर पर जब अध्ययन कर रहे थे, उनको एक विशेष प्रकार के एंटीजन की जानकारी मिली, जिसका नाम दे दिया गया रेसस फैक्टर या शॉर्ट में RH फैक्टर। तो इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ये फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ये फैक्टर एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। तो ध्यान रखना होगा कि ब्लड के ग्रुप को जो डिसाइड किया जाता है वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर, और नेगेटिव और पॉजिटिव को जो डिसाइड किया जाता है वो RH फैक्टर रेसस फैक्टर के आधार पर। और लगभग 97% व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव रेयर होता है, यानी ये फैक्टर मैक्सिमम व्यक्ति में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा RH फैक्टर। तो 2 बातें याद रखनी है कि ब्लड ग्रुप को जो डिसाइड किया जाता है वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन और एंटीबॉडी को प्रतिपिंड कहते हैं, जो दोनों प्रोटीन हैं। और ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको डिसाइड किया जाता है RH फैक्टर रेसस फैक्टर के आधार पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। एक व्यक्ति यदि डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग से पीड़ित है, उसमें किस हार्मोन की कमी है? हार्मोनल जो डिजीज होता है, लैकनेस ऑफ हार्मोन, बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जो हार्मोन की कमी के कारण होता है, जिनका एक मेन एग्जाम्पल डायबिटीज है। हमने शॉर्ट वीडियो में इसको जारी किया है, एक बार उसको जरूर देख लें। डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, और दोनों ही हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। डायबिटीज मेलिटस तब होता है जब व्यक्ति में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है, और डायबिटीज मेलिटस में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे सामान्य जीवन में जो डायबिटीज की जिसकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं वो डायबिटीज मेलिटस ही है। लेकिन डायबिटीज का एक और टाइप है जिसमें यूरिन ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। तो जब यूरिन ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होता है उसको भी डायबिटीज का ही एक फॉर्म माना गया है, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इससे भी बॉडी में कमजोरी होती है क्योंकि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज भी निकल जाता है। तो डायबिटीज के 2 रूप होते हैं। डायबिटीज मेलिटस ये ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको सामान्यतः चीनी का बढ़ जाना कहा जाता है, और यह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। और जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन
ADH नामक हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है तो व्यक्ति डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग का शिकार हो जाता है, जिसमें यूरिन जरूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है एक्चुअली होता क्या है कि जब किडनी ब्लड को फिल्टर करता है तो उस दौरान वाटर भी आ जाता है, मतलब वाटर का भी फिल्ट्रेशन फास्ट फेज में हो जाता है और इसके बाद आगे चल के वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यह काम इसमें सबसे प्रमुख भूमिका ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की होती है। और अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन कम हो रहा है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो वाटर यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पानी में नाइट्रोजन आयन की अधिकता के कारण बच्चों में सामान्यतया कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर पानी में नाइट्रोजन आयन की अधिकता हो तो बच्चों में जो मेन बीमारी होती है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम की संभावना बढ़ती है। वैसे ये सब बच्चों में होने वाला ये सब एक्चुअली बीमारी ही है, जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिटीज। एक्चुअली क्या होता है, इसका कारण होता है कि माता के गर्भ में पल रहा बच्चा अगर RH पॉजिटिव है, यानी उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और माता अगर नेगेटिव है तो यह संभावना प्रबल होती है कि RBC जो होता है वो एक्चुअली इसमें RBC बच्चा का RBC ये संभावना होती है कि RBC टूटने लगता है तो बच्चे में एनीमिया का बच्चा शिकार हो सकता है। बहुत अगर सीवियर हो तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो यह बच्चा अगर माता के गर्भ में पल रहा बच्चा यदि RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो फिर होता क्या है कि बच्चा को तो फीडिंग माता के गर्भ से ही मिलता है तो उसमें यह संभावना बनी रहती है कि दोनों रिएक्ट करें और यह डिजीज हो जाए। ब्लड क्लम्पिंग एक होता है क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग अलग चीज़ है जिसमें ब्लड जब कट के शरीर के बाहर आता है तो फाइब्रस प्रोटीन के द्वारा ब्लड को क्लॉट किया जाता है। और क्लम्पिंग का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को गलत रक्त चढ़ा दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर गलत होता है या गलत रक्तदान होता है तो बॉडी के अंदर ही जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और जैसे ही ब्लड वेसल्स में चिपका ब्लड पार्टिकल्स तो सर्कुलेशन को रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा, इसको क्लम्पिंग कहते हैं। तो यह माता के गर्भ में पल रहे बच्चा के ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और माता के ब्लड ग्रुप का नेगेटिव होने का परिणाम है। यह गलत रक्तदान, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का परिणाम है। और यदि वाटर में नाइट्रोजन आयन की अधिकता हो तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम की संभावना होती है, जिसमें बच्चे का शरीर नीला हो जाता है, ऑक्सीजन के परिवहन की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लसिका लिम्फ के संबंध में सही है। एक्चुअली लिम्फ जो होता है ये ब्लड के ही समान एक लिक्विड है जो ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य भूमिका निभाता है और कोशिका से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का यह परिवहन करता है जैसा कि ब्लड करता है। तो समझिए कि ये ब्लड का सहयोगी है और प्रमुख भूमिका होती है इसकी। तो लिम्फ के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन लसिका के संबंध में सही है, लिम्फ के संबंध में सही है। तो पहला है कि यह रक्त के ही समान उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि इसमें RBC नहीं होता परंतु यह लिम्फोसाइट का निर्माण करता है और यह भी सही है। और क्षमा करें इसका ऑप्शन छूट गया है और इसमें ऑप्शन होगा ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 तथा 2 दोनों और डी में कोई नहीं। तो निश्चित रूप से
इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 139। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता हाई एफिनिटी किसके साथ देखी जाती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन एवरग्रीन क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, जो आपके प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेगा, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा विथ एनालिसिस। क्योंकि हम लोग केवल आंसर नहीं, अब बच्चे जब अपने से बनाते हैं तो क्या करते हैं, आंसर को रट लेते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन उसी रूप में आएगा तो बनने की संभावना होगी, लेकिन थोड़ा भी ट्विस्ट करेगा, कॉन्सेप्चुअल होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग एनालाइज कर देते हैं, विद्यापीठ आपके समक्ष एनालाइज करके क्वेश्चन को लाता है, तो निश्चित रूप से रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी पूछे जाएंगे तो आपको बनेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, बंध में लगाव, अब जैसे आपके 4 मित्र हैं, तो चारों मित्रों से लगाव है, लेकिन किसी न किसी एक से ज़्यादा लगाव होगा। तो यही चीज़ होता है हीमोग्लोबिन के साथ, जो प्रोटीन पिगमेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इसके सामने अगर चारों गैस उपलब्ध हो जाए तो यह सबसे तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपाउंड बना लेता है। इससे बहुत ज़्यादा लगाव इसको होता है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है कि जलती हुई अंगीठी या कोयला के चूल्हा को घर में रखकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? एक कारण है कि जब कोयला का चूल्हा जलता, कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को तुरंत हीमोग्लोबिन ट्रैप करके कंपाउंड बना लेता है, तो फिर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन घट जाता है और इससे दम घुटने से मौत हो जाती है। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है यह, तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है, ऊतकों में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? जब टिश्यूज में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर ना हो या ऑक्सीजन की सप्लाई की मात्रा कम हो, इस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो है इस्केमिया। लेकिन इसको इस्केमिया ही कहा जाता है ना। इसके बाद एक यहाँ डिजीज है एनीमिया। हम सभी जानते हैं कि अगर ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाए, जिसका काउल होता है लोहा की कमी, तो आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया, जिसको हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, हो जाता है। और एक है हाइपोग्लाइसेमिया। एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। उससे भी शरीर में कमजोरी होती है, क्योंकि ग्लूकोज ही एनर्जी का आधार है। ग्लूकोज को ही एक्चुअली क्या कहते हैं, ऊर्जा का आधार है। ग्लूकोज ही जब ब्रेक होता है तो एनर्जी मिलती है। तो हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकोज की कमी होती है, और एनीमिया में रक्त की कमी होती है, एक्चुअली आरबीसी की कमी होती है। और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सप्लाई टिश्यू को या सेल को कम मात्रा में होता है तो उसे इस्कीमिया कहते हैं। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, आरबीसी भी यद्यपि एक कोशिका है, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं आरबीसी कोशिका है, परंतु इसमें क्या नहीं होता है? तो जनरली क्या होता है कि ये कॉमन क्वेश्चन हम पहले भी बनाए हुए हैं कि आरबीसी, या एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में वह कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग आरबीसी लगाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हाई लेवल में चले जाए तो क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि आरबीसी भी यद्यपि एक कोशिका है, परंतु इनमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस ये तो नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यह भी नहीं होता, और राइबोसोम यह भी नहीं होता। सामान्य कोशिका में ये सभी चीज़ें होती हैं। तो जब प्राइमरी क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल न्यूक्लियस के व्यू से पूछा जाता है, और जब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है, इन सभी के व्यू से पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ना ही राइबोसोम होते हैं,
और तो अतः इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। मुझे विश्वास है ये कंटेंट आपको फायदा पहुंचा रहा होगा, और अगर कंटेंट आपको फायदा पहुंचाता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जैसा कि आप करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और विद्यापीठ पुनः अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आप सभी के समक्ष इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर तुरंत उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।